हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स। इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स को कवर किया था, सितंबर के एडिशन को, और ये क्रॉनिकल के सितंबर एडिशन का करंट अफेयर्स है। अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, जो इस चैनल पर नए हैं उन्हें बता दें कि प्रतियोगिता दर्पण में जो टॉपिक दे दिए गए हैं उन टॉपिक को छोड़कर इस टॉपिक में क्रॉनिकल के जो एक्स्ट्रा टॉपिक थे सिर्फ उसे कवर किए गए हैं। ठीक है, और प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल दोनों को मिलाकर पीडीएफ अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक। देखा जाए तो 5 जुलाई 2022 को केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य, सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा विषय पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के एक सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग का पहला संस्करण जारी किया गया। ठीक है, ये पहला संस्करण है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का। राज्य का रैंकिंग इसमें दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो राज्यों को जो रैंकिंग किया गया है वो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है आपको सामान्य श्रेणी। सामान्य श्रेणी में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों हैं। अगर इसमें देखा जाए तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तो पहले स्थान पे आपको है उड़ीसा, रैंक 1 है इसका, और इसका स्कोर है 0.836। ठीक है, फिर दूसरे स्थान पे आता है आपको उत्तर प्रदेश, 0.797 स्कोर है, और तीसरे स्थान पे है आंध्र प्रदेश 0.794 अंकों के साथ। यह है सामान्य श्रेणी में। ठीक है, चलिए दूसरे श्रेणी को देखें। दूसरा श्रेणी है विशेष श्रेणी। विशेष श्रेणी में आपको आता है पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय राज्य और द्वीपीय राज्य। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय राज्य और द्वीपीय क्षेत्र, ये विशेष श्रेणी में आता है। जो दूसरा है, इसमें आपको पहले स्थान पे है दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव, रैंक 1 है 0.802 अंकों के साथ। फिर आपको पुदुचेरी दूसरे स्थान पे है 0.709 के साथ। तीसरे स्थान पे है चंडीगढ़ 0.680 के साथ। फिर तीसरे स्थान पे आता है आपको डीबीटी यानी नकद हस्तांतरण मोड संचालित केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसमें देखिए तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला है गुजरात और कर्नाटका। फिर दूसरे स्थान पे है शीर्ष प्रदर्शन करने वाले केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्यूएस का जो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग था वो देखा था, और इसमें है बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ का रैंकिंग, मतलब शहरों का रैंकिंग। ठीक है, देखिए जून 2022 में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 जारी की गई, और इसमें कुल शहरों को शामिल किया गया है 140 को। ठीक है, इस सूची में कुल 140 शहर को शामिल किया गया है, और इस रैंकिंग में छात्र सुविधा, विश्वविद्यालय के मानक के मामलों और विदेश में पढ़ाई करने के लिए गए छात्रों की सहूलियत के लिए ये रैंकिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, और क्यूएस्ट का जो बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में बेस्ट 3 शहर को देखें तो पहले स्थान पे है लंदन। ठीक है, पहले स्थान पे है आपको लंदन, फिर दूसरे स्थान पे है सियोल, तीसरे पे म्यूनिक। और भारतीय शहरों का अगर स्थान देखें तो मुंबई आता है 103 स्थान पे, बेंगलुरु 114वें पे, चेन्नई 125वें पे और दिल्ली 129वें रैंकिंग पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टअप रैंकिंग 2021। स्टार्टअप रैंकिंग देखें तो 4 जुलाई को स्टार्टअप रैंकिंग का एक तीसरा संस्करण का परिणाम केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में जारी किया गया। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है तीसरा संस्करण, और इस रैंकिंग में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को श्रेणी तथा श्रेणी बी या श्रेणी ए है। ठीक है, श्रेणी ए और श्रेणी बी में 5-5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 2 कैटेगरीज में बांटे गए हैं, श्रेणी ए में और श्रेणी बी में। दोनों में 5 कैटेगरीज हैं, अलग अलग वर्ग सेम है, पांचों इधर से भी और उधर से भी। श्रेणी ए में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो बेस्ट परफॉर्मर है वो है गुजरात और कर्नाटका, ये श्रेणी ए के राज्य हैं। फिर शीर्ष प्रदर्शन करने वाला मतलब टॉप परफॉर्मर्स है केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। लीडर्स कैटेगरी में आते हैं आपको असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर आपको आकांक्षी लीडर्स मतलब एस्पायरिंग लीडर्स में आएगा छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और
राजस्थान। फिर उभरती स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखें तो ये आंध्र प्रदेश और बिहार है उभरती स्टार्टअप इकोसिस्टम में। ठीक है, ये हो गया श्रेणी ए का। अब देखते हैं श्रेणी बी में। श्रेणी बी में देखें तो जो बेस्ट परफॉर्मर है वो है मेघालय। फिर टॉप परफॉर्मर है जम्मू कश्मीर। लीडर्स में आते हैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। आकांक्षी लीडर्स मतलब एस्पायरिंग लीडर्स में आ गए आपको चंडीगढ़, दादर नागर हवेली एवं दमन एवं दीव, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, पुदुचेरी और त्रिपुरा। फिर उभरती हुई स्टार्टअप इकोसिस्टम श्रेणी बी कैटेगरी में है आपको मिजोरम और लद्दाख। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022। हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया गया है 29 जून को। इनके अनुसार अगले 2 से 4 वर्ष में भारत में 122 नए यूनिकॉर्न होंगे। यूनिकॉर्न का मतलब कहें तो जब किसी स्टार्टअप का मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर होता है तो इसे यूनिकॉर्न माना जाता है। ठीक है, यूनिकॉर्न का मतलब 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर उसका स्टार्टअप का मूल्य हो जाना चाहिए। देखिए, हरून रिसर्च ने 25 भारतीय शहरों में 122 भविष्य में यूनिकॉर्न की पहचान की है। बेंगलुरु 46 यूनिकॉर्न के साथ अभी भी भारत का यूनिकॉर्न का राजधानी बना हुआ है। मतलब सबसे अधिक यूनिकॉर्न मतलब 46 यूनिकॉर्न सिर्फ बेंगलुरु में है। ठीक है, और वर्तमान में देश में सबसे अधिक यूनिकॉर्न है बेंगलुरु में। दिल्ली और एनसीआर में आपको 25 यूनिकॉर्न है। मुंबई में 16 यूनिकॉर्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। 13 जुलाई 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। इस सूची में कुल 146 देश हैं। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप में कुल 146 देश हैं जिसमें भारत का स्थान है 135वां। स्कोर था भारत का 0.629 जो कि 2021 में 156 देशों में से 140वें स्थान पे था और इस बार 146 देशों में 135वें स्थान पे है। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में शीर्ष 5 स्थान में अगर देखें तो पहले स्थान पे है आइसलैंड, दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे नॉर्वे, चौथे पे न्यूजीलैंड और 5वें पे स्वीडन। देखा जाए तो भारत की जो रैंकिंग पर विभिन्न स्तर की रैंकिंग है जिसको मिलाकर ये ओवरऑल रैंकिंग में 135वें स्थान पे है। देखिए राजनीतिक अधिकारिता पे भारत जो है वो 48वें स्थान पे है। आर्थिक भागीदारी और अवसर के रैंकिंग में 143वें स्थान पे है। शैक्षिक प्राप्ति के मामले में भारत 107वें स्थान पे है और स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के मामले में 146वें स्थान पे है। इंडेक्स में सबसे आखिरी स्थान जो है वो अफगानिस्तान का है। ठीक है, ये देखिए ये जो भारत का रैंकिंग है इसी के आधार पर ओवरऑल मिलाकर भारत का स्थान 135वां रहा है। ठीक है, 135वां रहा है। चलिए, और आखिरी स्थान पे कौन है? अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो देखा जाए तो 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन जिले की उरुई तहसील में कथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है वो है 296 किलोमीटर और ये 7 जिला चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा यहाँ सबसे होकर गुजरती है। इसका जो आधारशिला रखा गया वो फरवरी 2020 में रखा गया था और 28 महीने के भीतर इसे पूरा कर लिया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 28 महीने के भीतर इसको कंप्लीट कर लिया गया। ठीक है, 7 जिलों से होकर गुजरता है। कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है नारी को नमन योजना। देखा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है। महिलाओं के लिए शुरू किया गया है नारी को नमन योजना। अब इस योजना के तहत हिमाचल सड़क परिवहन निगम में महिलाओं के लिए बस किराए में 50% की छूट दी जाएगी और इस योजना के लाभार्थी केवल हिमाचल प्रदेश राज्य की महिलाएं ही होंगी। ठीक है, ये नारी नमन योजना में जो बस सेवाएं हैं, सरकारी बस सेवाएं हैं, हिमाचल सड़क परिवहन निगम के बस सेवाएं,
उसमें 50% की छूट दी गई है महिलाओं को, लेकिन इस छूट के अधिकारी सिर्फ वहाँ के लोकल महिलाएं ही होंगी, उस राज्य की महिलाएं ही होंगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य होगा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, नारी नमन योजना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिजी यात्रा परियोजना। तो देखा जाए तो 18 जुलाई 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि डिजी यात्रा परियोजना का पहला चरण 15 अगस्त 2022 को बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डे पर शुरू किया जाना है। यह फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित हवाई अड्डों पर यात्रियों के संपर्क रहित निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए कल्पना की गई एक परियोजना है। ठीक है, डिजी यात्रा जो कि आपको फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू चलेगा। ठीक है, हवाई अड्डे पर, जिससे आपको संपर्क रहित निर्बाध आवाजाही की सुनिश्चितता करने के लिए इसको चालू किया गया है। देखा जाए तो मार्च 2023 तक फिर से पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद के 5 हवाई अड्डे, जो पूरे 5 हवाई अड्डे हैं, इन जगहों पर शुरू करने का इसका प्रस्ताव है डिजी यात्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस, इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस। देखिए, ये 8 जुलाई 2022 को भारत इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हो गया। ठीक है, भारत शामिल हो गया इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में 8 जुलाई को। देखा जाए तो भारत जो है वो इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण में जुड़ने वाला ये 68वां देश है। ठीक है, भारत 68वां देश है। भारत को ऑडियो विजुअल डेटा का उपयोग करके पीड़ित, दुर्व्यवहार करने वालों और अपराध स्थल के बीच संबंध बनाने में इसे मदद मिलेगी। ये डेटाबेस जो होगा वो बाल यौन शोषण सामग्री का विश्लेषण करने, पीड़ित और दुर्व्यवहार करने वालों और स्थानों के बीच संबंध बनाने के लिए वीडियो और छवि तुलना का उपयोग करता है। ठीक है, इसके माध्यम से सभी 68 देशों के जासूस दुनिया भर में अपने सहयोगियों के लिए सूचनाओं और नोटों का आदान प्रदान कर सकते हैं, सूचना और नोट का। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर 9वीं आसियान भारत बैठक। देखा जाए तो 20 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर 9वीं आसियान भारत और अधिकारियों की बैठक, यानी कि सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग ऑन ट्रांसनेशनल क्राइम, वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। भारत की ओर से सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी ने की। दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए आसियान भारत कार्य योजना के ढांचे के तहत आतंकवाद, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, व्यक्तियों की तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अपराध और साइबर अपराध के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई है। ठीक है, ये 9वीं आसियान भारत बैठक में आतंकवाद, अवैध मादक पदार्थ की तस्करी, फिर लोगों की जो तस्करी होती है जैसे कि बच्चों की, महिलाओं की, उस तस्करी पे, फिर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अपराध और साइबर अपराध के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इस पर चर्चा की गई है। दोनों पक्षों के बीच संस्थागत संबंधों और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई है। ठीक है, और जो अगला बैठक होगा आसियान भारत का, जो 10वां बैठक होगा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, वो 2023 में इंडोनेशिया में आयोजित की जाएगी। ठीक है, आसियान का अगर मुख्यालय देखें तो ये इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2022। तो देखा जाए तो नशीली दवाओं पर अपराध संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स द्वारा वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई। देखा जाए तो रिपोर्ट में कैनबिस यानी कि भांग के वैधीकरण के साथ साथ अवैध दवाओं के पर्यावरणीय प्रभाव तथा युवा एवं महिलाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। ठीक है, वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर 15 से 64 वर्ष की आयु के लगभग 284 मिलियन लोगों ने नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया है, जो कि पिछले दशक की तुलना में ये 26% अधिक है।
ठीक है, कहने का मतलब कि वर्ष 2020 में जो वैश्विक स्तर पर 15 से 64 वर्ष के आयु के लोग हैं, उसमें 284 मिलियन लोगों ने नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया है और ये पिछले दशक से 26% अधिक है। वर्ष 2020 में कोकीन का जो उत्पादन हुआ है वो 1982 टन हुआ है, जो कि 11% बढ़कर है। ठीक है, ये वैश्विक रिपोर्ट है। कोकीन का उत्पादन 1982 टन हुआ है। अफगानिस्तान में अफीम का उत्पादन में वृद्धि होने की वजह से वर्ष 2020-2021 के मध्य इसके वैश्विक उत्पादन का 7% का बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, यानी वैश्विक उत्पादन में भी 7% का बढ़ोतरी हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान में अफीम अच्छी हुई थी। तो वैश्विक उत्पादन का कुल उत्पादन रहा 7,930 टन। ये हो गया आपको अफीम का। अब देखते हैं महिलाएं। महिलाएं जो हैं वो कोकीन का उत्पादन, ड्रग्स का परिवहन, उपभोक्ताओं की बिक्री और नशीली दवाओं का उपयोगकर्ता में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। इसी में आगे है कि भारत अफीम उपयोगकर्ताओं के मामले में विश्व का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। भारत में वर्ष 2020 में अफीम की 5.2 तथा मॉर्फिन की 0.7 टन मात्रा जब्त की गई है। ठीक है, 5.2 टन मात्रा आपको अफीम का और 0.7 टन मात्रा मॉर्फिन का जब्त हुआ है भारत में सिर्फ 2020 में। और वर्ष 2020 में भारत में लगभग 3.8 टन हेरोइन जब्त हुई है, जो कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मात्रा है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इम्वेनेक्स वैक्सीन। इम्वेनेक्स वैक्सीन जो है वो 25 जुलाई 2022 को यूरोपीय आयोग ने इस वैक्सीन को, यानी कि इम्वेनेक्स वैक्सीन को मंकी पॉक्स की सुरक्षा के रूप में विपणन करने की अनुमति दी है। इम्वेनेक्स एक गैर प्राकृतिक चेचक का टीका है जिसे अमेरिकी सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है। इस टीके को कनाडा में इम्वाम्यून के रूप में विपणन और यूएस में जिनोस के रूप में विपणन में नियामक अनुमोदन प्राप्त है। इम्वेनेक्स का उपयोग जो है वो चेचक, मंकी पॉक्स और वयस्कों में वैक्सीनिया वायरस के कारण होने वाली जो बीमारियों हैं उसके खिलाफ सक्रिय टीकाकरण के रूप में किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य पर, जिसमें पहला है कि जीएसटी दरों में परिवर्तन। तो देखिए, जीएसटी परिषद की जो 47वीं बैठक हुई थी उसमें जीएसटी दरों में परिवर्तन का फैसला किया गया था, जिसको 18 जुलाई 2022 से लागू कर दिया गया। देखा जाए तो चेक जारी करने पर जो शुल्क के रूप में 18% जीएसटी कर दिया गया और प्रतिदिन 1,000 रुपये के टैरिफ वाले जो होटल होते हैं वहाँ कमरे लेने पर आपको 12% की दर से जीएसटी देना होगा। और सोलर वाटर हीटर पर अब 12% जीएसटी कर दिया गया, जो पहले मात्र 5% था। ई कचरा पर 18% कर दिया गया, जो पहले 5% था। और वस्तुओं की ढुलाई और रोपवे के यात्रियों के लिए अब 5% जीएसटी कर दिया गया, जो पहले 12% था। यहाँ कम हुआ है। ठीक है, फिर है विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी 5% की छूट दी गई है और पहले से पैक और लेबल्ड जो खाद्य पदार्थ हैं उस पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि इन्हीं खाद्य पदार्थों की 25 किलोग्राम से अधिक की पैकिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिसिल का जीडीपी विकास अनुमान। तो देखा जाए तो 1 जुलाई 2022 को घरेलू रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, उसने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के लिए अपना वास्तविक जीडीपी का विकास अनुमान में संशोधन किया है। क्रिसिल ने भारत के लिए अपने वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान से 7.8% से संशोधित करके 7.3% कर दिया है। ठीक है, ये भारत का विकास दर मतलब जीडीपी विकास का अनुमान जो है वो 7.8 से कम करके अब 7.3 कर दिया है क्रिसिल ने। वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान को कम करने का मुख्य कारण तेल की ऊंची कीमतें और वैश्विक विकास अनुमान कम होने से निर्यात पर दबाव का निर्यात मांग की कमी और उच्च मुद्रास्फीति है। ठीक है, देखा जाए तो मुद्रास्फीति जो वर्ष 2023 में औसतन 6.8% की गई, जबकि वित्त वर्ष 2022 में ये 5.5% थी। और वित्त वर्ष 2022 में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, चालू खाता यानी करंट अकाउंट्स का जो
घाटा है सकल घरेलू उत्पाद का, वो 1.2% बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 3% होने का अनुमान है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो आरबीआई 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वास्तविक जीडीपी वृद्धि में को 7.2 पर बरकरार रखा है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 4 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध। तो देखा जाए तो आरबीआई ने 4 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया। एक है रामगढ़िया सहकारी बैंक, दूसरा है साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक, तीसरा है सांगली सहकारी बैंक और चौथा है शारदा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड। इन पर प्रतिबंध लगाया गया है और आरबीआई ने 6 महीने के लिए ये प्रतिबंध लगाया है, जिसमें जमाकर्ताओं के लिए निकासी पर एक कैप शामिल है। केंद्रीय बैंकों ने इन 4 सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत प्रतिबंध लगाए हैं, जो है कि यह बैंक अब आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना कोई ऋण नहीं दे सकते, नवीनीकृत नहीं कर सकते और निवेश नहीं कर सकते और स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 4 और सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध। तो 22 जुलाई 2022 को आरबीआई ने देश के 4 सहकारी बैंकों को प्रतिबंधित किया। उनमें है साईं बाबा जनता सहकारी बैंक मुंबई का, दसूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पश्चिम बंगाल का, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बहराइच का और यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बिजनौर पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 30 जून 2022 को पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने डार्क फाइबर के मामले में एनएसई पर 7 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच और मुख्यालय मुंबई में है। अब आते हैं विविध में। विविध में पहला है ड्रीम पैक 2022 अभ्यास। तो देखा जाए तो ये 14 जुलाई से 4 अगस्त के बीच मध्य द्विवार्षिकीय बहुपक्षीय ड्रीम पैक 2022, जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है, अमेरिका स्थित हवाई के पर्ल हार्बर में आयोजित किया गया। देखा जाए तो इस नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य जो था वो था मित्र देशों के सैनिकों के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और विश्वास का निर्माण करना। ठीक है, देखा जाए तो भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस सतपुरा और पीएटाई विमान ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। ठीक है, इस अभ्यास में कुल देश 28 ने भाग लिया था। नौसेना का अभ्यास था जिसमें 28 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में द्विवार्षिक जो रिम ऑफ पैसिफिक अभ्यास 2022 हुआ, उसमें 6 सप्ताह का गहन संचालन और प्रशिक्षण शामिल था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। तो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो है वो अंडमान सागर में संपन्न हुआ और ये जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज आयोजित की गई। ठीक है, देखिए भारत और जापान देश पहले भी कई वर्षों से समुद्री संबंधों को मजबूत करने तथा हिंद महासागर क्षेत्र में नियमित अभ्यास करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान में। पहला है फील्ड मेडल पुरस्कार। देखिए तो ये 5 जुलाई को इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा फील्ड मेडल पुरस्कार प्रदान किया गया और विजेताओं की जो घोषणा है वो हेलसिंकी में एक समारोह में आयोजित की गई, जिसमें घोषणा की गई। ठीक है, हेलसिंकी में। और वर्ष 2022 के लिए जो फील्ड मेडल पुरस्कार विजेता हैं, पहले हैं आपको यूक्रेन के नंबर 1 थियोरिस्ट मैरिना वियाजोवस्का, फिर दूसरा है अमेरिका के जून हुई और तीसरा है फ्रांस के ह्यूगो डोमिनल कोपिंग। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। देखा जाए तो विजेता है HCL टेक्नोलॉजीज। ये पुरस्कार प्रौद्योगिकी पर आधारित नवाचार और ग्राहक समाधान उपाय को लागू करने के लिए HCL टेक्नोलॉजी को दिया गया। HCL ने वैश्विक क्षेत्र में हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज के लिए माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 और यूके माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ठीक है, विजेता हो गए HCL टेक्नोलॉजीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। तो देखा जाए तो ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार के लिए चुना गया है। और प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को विद्युत उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए इसे प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। देखा जाए तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह केसरियानी ने राजभवन मुंबई में पुरस्कार प्रदान किए हैं। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 विजेता है दिया मिर्जा और अफरोज शाह। दिया मिर्जा जो कि संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत है और अफरोज शाह यूएन चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता हैं। इन दोनों को दिया गया है एक्चुअली पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है पल्लवी सिंह के बारे में देखें तो ये दक्षिण कोरिया के योसू में शहर में आयोजित फाइनल में मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। भारत के हैं पल्लवी सिंह। ठीक है। और इन्होंने खिताब जीता है मिसेस यूनिवर्स डिवाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं नियुक्तियों की ओर, मतलब अपॉइंटमेंट में पहला है कि संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का सदस्य नियुक्त हुए हैं राज शुक्ला जो कि सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं। फिर नेक्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा करने वाले पहली अश्वेत महिला के रूप में शपथ किसने ली? तो ये है केतनजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट है आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण एजेंसी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त हुए हैं टी राजा कुमार। भारतीय मूल के सिंगापुर निवासी हैं टी राजा कुमार। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नैतिकता अधिकारी और लोकपाल के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया? तो ये किया है विनीत सरन ने जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं विनीत सरन। फिर नेक्स्ट है महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को चुना गया है? तो ये चुना गया है राहुल नार्वेकर को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं निधन की ओर, जिसमें पहला है पी गोपीनाथ नायर। स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथ नायर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है अनंत यशवंत खड़े जो हैं वो प्रसिद्ध मराठी लेखक जिनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें नंदा खड़े के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है अतुलानंद गोस्वामी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अतुलानंद स्वामी का गुवाहाटी में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है चौवलूर कृष्णकुट्टी के बारे में देखें तो ये केरल के एक प्रसिद्ध गीतकार और लेखक हैं जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है ईएन सुधीर के बारे में देखें तो ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय गोलकीपर ईएन सुधीर का गोवा में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद बारकिंडो। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव 63 वर्ष के मोहम्मद बारकिंडो का नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में निधन हो गया। ओपेक के प्रमुख के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होना था। नेक्स्ट है अवध कौशल। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अवध कौशल का लंबी बीमारी के बाद 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है डॉक्टर अजय पडीदा एक मुख्य प्रख्यात जीव विज्ञानी और शोधकर्ता डॉक्टर अजय पडीदा का असम के गुवाहाटी में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुस्तक की ओर, मतलब बुक्स। तो पहला है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ चैंपियन। इसके लेखक हैं सुसान निनानो और आनंद। फिर नेक्स्ट है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। इसके लेखक हैं जे सिंह। नेक्स्ट है एमटी अनुभव नगलुड पुष्टकम। इसके लेखक हैं अनूप रामकृष्णन। फिर नेक्स्ट है द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। इसके लेखक हैं धृति शाह।
फिर नेक्स्ट है बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल, इसके लेखक हैं आराधना जौहरी। चलिए आगे देखें। आगे है इन द शैडो ऑफ लेजेंड, दिलीप कुमार, इसके लेखक हैं फैसल फारूकी। फिर नेक्स्ट है रोल ऑफ ब्रॉड्स, बिल्डिंग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एज, इसके लेखक हैं आशा भंडारकर। फिर नेक्स्ट है द ग्रेट टेक गेम, शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशंस, इसके लेखक हैं अनिरुद्ध सूरी। चलिए आगे देखते हैं। अब मूव करते हैं खेल कूद, चर्चित खेल व्यक्तित्व में पहला है नवजीत कौर ढिल्लो, जो कि 25 जुलाई को भारतीय महिला डिस्क थ्रोअर नवजीत कौर ढिल्लो ने कजाकिस्तान के अलमाटी में कोसानोवा 2022 एथलेटिक मीट में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 56.24 मीटर के प्रयास में महिला डिस्कस थ्रोअर जीता है। फिर नेक्स्ट है इयान मॉर्गन, इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। ठीक है, इयान मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इन्हीं की कप्तानी में इंग्लैंड ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की विजेता बना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जो है भारतीय गेंदबाज हैं शमी, और ये 150 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए। ठीक है, सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं। शमी ने 80 मैच में 150 विकेट हासिल किए। वह 100 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज हैं। फिर नेक्स्ट है अर्जुन बाबूता। अर्जुन बाबूता देखें तो 11 जुलाई को निशानेबाजी में भारत के अर्जुन बाबूता ने दक्षिण कोरिया के चागवोन में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता। जुलाई 2022 में बहरीन के मनामा में एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत ने कुल 20 पदक जीते, 4 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य। स्वर्ण पदक में 4 विजेता हैं। प्रियंका हैं 65 किलोग्राम वर्ग में, एरेंजू 68 किलोग्राम वर्ग में, अंतिम 53 किलोग्राम वर्ग में और सुजीत 65 किलोग्राम वर्ग में। इसी तरह से रजत पदक और कांस्य पदक में भी है। रजत पदक में 9 है और कांस्य पदक में भी 9 है। ठीक है, इनको हम पीडीएफ में दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप। तो देखा जाए तो 18 जुलाई को दक्षिण कोरिया के चांगवॉन में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप संपन्न हुआ। भारतीय निशानेबाज थे महराज अहमद खान। उन्होंने पुरुषों की स्किट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। और कांस्य पदक और रजत पदक में देखें तो रजत पदक विजेता है मिनसू किम दक्षिण कोरिया के, और कांस्य पदक विजेता है बेन लेवेलिन ग्रेट ब्रिटेन के। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं दिवस में, जहां पहला है 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया। फ्रंट लाइन पर पारिवारिक डॉक्टर यानी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, इसका थीम या विषय था। फिर 1 जुलाई को ही चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया गया, जिसका थीम था बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, मतलब स्थायित्व को सक्षम बनाने वाले विश्वास का निर्माण। फिर 3 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 6 जुलाई को मनाया गया विश्व जूनोज दिवस। 11 जुलाई को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस, जिसका थीम था 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। फिर 12 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। फिर 15 जुलाई को मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस, मतलब भविष्य के लिए युवा कौशल को बदलना, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 17 जुलाई में। 17 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को मनाया गया नेल्सन मंडेला दिवस, जिसका थीम था डू वॉट यू कैन विथ वॉट यू हैव एंड वेयर यू आर। 22 जुलाई को मनाया गया है विश्व मस्तिष्क दिवस, सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य, इंग्लिश में कहें तो ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। फिर नेक्स्ट है 22 जुलाई को ही झंडा दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को मनाया गया है कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को मनाया गया है विश्व हेपेटाइटिस दिवस।
हेपेटाइटिस देखभाल को अपने करीब लाना। हेपेटाइटिस देखभाल को अपने करीब लाना मतलब ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। फिर 28 जुलाई को मनाया गया है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, यानी कि प्लास्टिक पर कटौती, कट डाउन ऑन प्लास्टिक। फिर 29 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, यानी कि इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। चलिए नेक्स्ट देखें। क्रॉनिकल सितंबर 2022 का ये वीडियो यहीं तक था। PDF अपलोड हो गया है onlinestudycenter.in, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।